फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी कंपनी में दाखिल हुआ। रिसेप्शनिस्ट की तिरस्कार भरी नजरों के बीच उसने आते ही कहा कि वह यहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन से मिलना चाहता है। यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे किनारे जाकर इंतजार करने को कहा। आदमी ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ ही देर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड आए और उसे बाहर ले गए। आदमी असंतुष्ट था, इसलिए वह तुरंत एलिवेटर की ओर बढ़ा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने फिर उसे रोक लिया। मगर उस आदमी ने सिर्फ हल्के से धक्का देकर गार्ड को किनारे कर दिया। यह देखकर सिक्योरिटी कैप्टन समझ गया कि यह आदमी आम नहीं है। उसने तुरंत अपनी लाठी निकाली और उस पर हमला कर दिया। सिक्योरिटी कैप्टन ने कई वार किए, लेकिन आदमी ने आसानी से सभी से बचाव कर लिया। फिर उस आदमी ने दरवाजा रोका और तेजी से एलिवेटर में घुस गया। किसी तरह उसने एक एम्प्लॉय कार्ड हासिल कर लिया था। उसने कार्ड निकाला और टॉप फ्लोर का एक्सेस खोल लिया। जैसे ही वह पहुंचा, सीधे जनरल मैनेजर के ऑफिस में घुस गया। कमरे में मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह गए। तभी पास वाले कमरे से एक औरत बाहर आई। आदमी ने उन्हें अपने बचपन के दोस्त के रूप में पहचान लिया। असल में वह इस कंपनी का असली वारिस था। 15 साल पहले डैनी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। 15 साल बाद वह लौटा, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया कि वह न्यूयॉर्क का सबसे अमीर यंग मास्टर है। डैनी ने अपने दोस्तों से फिर मुलाकात की, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसके दोस्त ने सिक्योरिटी को बुला लिया। सिक्योरिटी टीम अंदर आई और बंदूकें डैनी पर तान दी, जिससे वह अब कुछ नहीं कर सका। कंपनी से निकाले जाने के बाद डैनी को अपने पुराने घर लौटना पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे का ताला बहुत पहले ही बदल दिया गया था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जब देखा कि कोई नहीं है तो वह एक छलांग में दूसरे मंजिल पर पहुंच गया। कमरे में चारों तरफ नजर डालते ही डैनी को एहसास हुआ कि यहां सब कुछ बदल चुका है। सिर्फ एक चीज वैसी ही थी, उनका पुराना साथ वाला फोटो। डैनी बालकनी पर खड़ा होकर अपने बचपन के दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद करने लगा और उसने तय किया कि अब वह जरूर पता लगाएगा कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। रात में डैनी को समझ नहीं आया कि कहां जाए, तो वह पार्क में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर म्यूजिक सुनने लगा। तभी एक आदमी वहां आया और दोनों के बीच अच्छी बातचीत होने लगी। जल्द ही दोनों दोस्त बन गए। उस आदमी ने डैनी के लिए अपने फोन पर जानकारी ढूंढी। तभी डैनी ने फोन की स्क्रीन पर एक खबर देखी, जिसमें लिखा था कि वह और उसके माता पिता एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। अगली सुबह डैनी अपनी दोस्त जॉय के पास सब कुछ समझाने गया, लेकिन उसने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि उसने चेतावनी दी कि अगर वह उसे दोबारा परेशान करेगा तो वह पुलिस को बुला लेगी। आखिरकार डैनी को वहां से जाना पड़ा, लेकिन तभी अचानक एक टैक्सी तेजी से डैनी की ओर बढ़ी और हैरानी की बात यह थी कि डैनी ने आसानी से उसके ऊपर छलांग लगा दी। यह देखकर जॉय हैरान रह गई। डैनी फिर पार्क में गया और वहां मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने लगा, लेकिन लोग उसे भिखारी समझ बैठे। किसी ने उसे पैसे दिए तो डैनी ने वो पैसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन वो चीनी औरत पैसे लेने को तैयार नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो औरत मार्शल आर्ट्स स्कूल के लिए पोस्टर बांट रही थी। मार्शल आर्ट्स स्कूल देखकर डैनी ने सोचा कि वह उस औरत से नौकरी मांगे, लेकिन उस औरत ने डैनी की तरफ देखा जैसे उसे यकीन ही ना हो कि उसके जैसे इंसान को मार्शल आर्ट्स आता भी होगा। उसने कुछ कहे बिना मुड़कर वहां से चली गई। इसके बाद डैनी अपने पुराने दोस्त वॉर्ड के ऑफिस पहुंचा और उसकी कार चुरा ली। वॉर्ड मजबूर होकर उसी कार में डैनी के साथ बैठ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर डैनी वॉर्ड से सब कुछ साफ साफ बात करना चाहता था, लेकिन अचानक वॉर्ड ने बंदूक निकाल ली और डैनी की तरफ तानते हुए उसे तुरंत कार रोकने को कहा। डैनी ने वॉर्ड की बात मानी और कार रोक दी, लेकिन उसने चेतावनी दी कि दोबारा उस पर बंदूक न ताने। वॉर्ड ने डैनी की बात को अनसुना कर दिया और बंदूक में गोली भरने लगा। वॉर्ड की जिद देखकर डैनी ने झटके से बंदूक पकड़ी और पल भर में उसे वॉर्ड की तरफ मोड़ दिया। डैनी का वॉर्ड को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, वह तो बस सच जानना चाहता था। आखिरकार वॉर्ड को 15 साल पहले की सच्चाई बतानी पड़ी। डैनी के परिवार को हिमालय की पहाड़ियों में हुए एक विमान हादसे में मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, क्योंकि न तो विमान मिला था और न ही शव। डैनी ने वॉर्ड को बताया कि वही डैनी है। वॉर्ड ने सबूत मांगा, लेकिन डैनी के पास कोई सबूत नहीं था। वह बस उनके बचपन की बातें याद करके बताने लगा। इसके बावजूद वॉर्ड ने उसे मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में डैनी ने एक्सीलरेटर दबाया और कार को तेजी से रेलिंग की ओर बढ़ा दिया। डैनी बस वॉर्ड को डराना चाहता था ताकि वह सच बोल दे, लेकिन वॉर्ड डर तो गया, पर फिर भी उसने मानने से इनकार कर दिया। खुशकिस्मती से डैनी ने समय रहते ब्रेक लगा दिया और कार रेलिंग से टकराने से बच गई। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, तो वह उसी मार्शल आर्ट्स स्टूडियो पहुंचा जहां सुबह उस चीनी औरत ने फ्लायर लगाए थे। डैनी ने वहां मौजूद सबसे ताकतवर फाइटर को चुनौती दी, लेकिन उस औरत ने उसकी बात ठुकरा दी और उसे स्टूडियो से बाहर निकाल दिया। डैनी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह अकेला सड़क पर निकल पड़ा। तभी अचानक एक राहगीर ने डंडा निकाला और डैनी पर हमला कर दिया, लेकिन डैनी ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और एक ही किक में उसे जमीन पर गिरा दिया।
ऊपर खड़ी कॉलिन ने यह सब देखा और हैरान रह गई, क्योंकि डैनी असल में उतना डरपोक नहीं था जितना दिखता था। डैनी ने ध्यान से हमलावर को देखा और पाया कि वह वार्ड का बॉडीगार्ड था। तभी उसने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ उसके कुछ और साथी बंदूकें निकाल रहे हैं। ये देखते ही डैनी तुरंत वहां से भागा। वह सीधे एक भीड़ भरे मार्केट में घुस गया और भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो गया। चलते चलते उसने एक ठेले से मास्क खरीदा और भीड़ में खो गया। बॉडीगार्ड अब भी हर जगह डैनी की तलाश में थे। तभी डैनी अचानक ऊपर से झपटा और कुछ ही मूव्स में बॉडीगार्ड को गिरा दिया। उसने उसकी बंदूक छीनी और दोबारा भीड़ में गायब हो गया। लेकिन एक और बॉडीगार्ड ने डैनी को पहचान लिया और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। उसने धीरे से बंदूक निकाली और डैनी की पीठ पर तान दी, मगर डैनी ने तुरंत पलटवार किया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। यह बस एक चेतावनी थी। डैनी ने उसे गंभीर चोट नहीं पहुंचाई थी। उस समय वार्ड बेफिक्र होकर अपनी सफलता का आनंद ले रहा था जब उसने वार्ड को एक फोन कॉल आया। कॉल खत्म होते ही वह गुस्से से भर उठा, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड को दिया गया हत्या का मिशन असफल हो गया था। वार्ड ने कभी नहीं सोचा था कि डैनी के पास इतनी जबरदस्त मार्शल आर्ट्स की ताकत होगी। डैनी की वापसी से अब वार्ड के दिल में डर घर करने लगा था। बेचैनी महसूस करते हुए वार्ड एक गुप्त स्थान पर गया। वहां उसकी मुलाकात उसके पिता से हुई। दोनों इस बात पर सहमत थे कि डैनी की असली पहचान किसी भी कीमत पर बाहरी दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना उनका सारा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता डैनी के माता पिता की थी, क्योंकि अगर डैनी उस प्लेन क्रैश में नहीं मरा था तो इसका मतलब यह भी हो सकता था कि उसके माता पिता भी जिंदा हों, और अगर ऐसा हुआ तो वार्ड और उसके पिता सब कुछ खो देंगे। वार्ड के पिता ने महसूस किया कि वार्ड ने डैनी को बहुत हल्के में लिया है, इसलिए उन्होंने खुद इस मामले को संभालने का फैसला किया। उधर डैनी वापस उसी पार्क में आया जहां वह अक्सर बैठा करता था, लेकिन इस बार उसने अपने एकमात्र दोस्त को पेड़ के नीचे मृत पाया। डैनी ने दुखी होकर अपने दोस्त के ऊपर चादर डाल दी और पछताने लगा कि उसकी वजह से एक निर्दोष की जान चली गई। डैनी, जॉय और वार्ड बचपन के घनिष्ठ दोस्त थे, लेकिन अब वार्ड ने ही डैनी को मारने के लिए लोगों को भेजा था। उस वक्त डैनी को एहसास हुआ कि वह अब वार्ड पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने ठान लिया कि वह एक बार फिर जॉय के पास जाएगा ताकि सब कुछ साफ साफ बात कर सके। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जॉय ने चोरी छिपे डैनी की चाय में नशे की दवा मिला दी। कुछ ही देर में डैनी को चक्कर आने लगे और उसकी नजरें धुंधली पड़ गईं। लेकिन उसी वक्त उसने अंधेरे में वार्ड को बाहर आते देखा। जब डैनी की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अस्पताल के बेड से बंधा हुआ पाया। डॉक्टर ने उसे एक सेडेटिव का इंजेक्शन लगाया था। दवा के असर से डैनी की आंखें दोबारा बंद हो गईं और वह फिर से सो गया। जब वह अगली बार जागा तो उसके पास एक डॉक्टर बैठा था। डॉक्टर उससे कुछ देर सामान्य बातें करने लगा, लेकिन अचानक उसने पास रखी एक कांटा फोर्क उठाई और डैनी पर हमला कर दिया। सौभाग्य से उसी समय कुछ डॉक्टर अंदर आए और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। तब पता चला कि वह असली डॉक्टर नहीं था, बल्कि एक पागल मरीज था जो डॉक्टर की कोट पहनकर अभिनय कर रहा था। जब हालात शांत हुए तो असली डॉक्टर ने डैनी से पूछा कि 15 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। डैनी ने बताया कि वह अपने माता पिता के साथ विमान में था, जब अचानक विमान हादसे का शिकार हो गया। उसकी मां ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी विमान की छत फट गई और तेज हवा के झोंके से उसकी मां विमान से बाहर जा गिरी। जब डैनी को होश आया तो वह बर्फ से ढके इलाके में विमान की सीट पर पड़ा था और उसके सामने 2 भिक्षु खड़े थे। डॉक्टर को डैनी की कहानी सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने ध्यान से सुना और उसकी हालत पर दया भी महसूस की। इसके बाद डॉक्टर ने स्टाफ को कहा कि डैनी को अस्पताल के माहौल से परिचित कराया जाए। तभी डैनी को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण अस्पताल नहीं, बल्कि एक मानसिक अस्पताल है। वहां एक बूढ़ा मरीज किसी दूसरे को उकसाने लगा, जिससे वह गुस्से में उठ खड़ा हुआ और उसे सबक सिखाने लगा। तभी डैनी ने हस्तक्षेप किया और सिर्फ एक मुक्के में उस आदमी को गिरा दिया। तभी डैनी को समझ आया कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। अचानक कुछ डॉक्टर कमरे में घुस आए। उन्होंने डैनी को पकड़ लिया और फिर से उसे बिस्तर से बांध दिया। इसके साथ ही उसे जबरदस्ती कई तरह की दवाइयां खिलाई गईं। कुछ ही देर में डैनी बेहोशी की हालत में चला गया। थोड़ी देर बाद वही बुजुर्ग मरीज दोबारा उसके पास आया। डैनी ने उससे कहा कि वह यहां से बाहर निकलना चाहता है। बूढ़े आदमी ने कहा कि वह सिर्फ इतना कर सकता है कि डैनी के रिश्तेदारों या दोस्तों को फोन कर दे। फिर उसने धीरे धीरे डैनी की रस्सियां खोली और उसे चुपके से फोन करने के लिए ले गया। डैनी ने कॉलिन को फोन किया और उससे कहा कि वह मानसिक अस्पताल आकर उसे यहां से निकाल ले। कॉलिन ने पूछा कि उसे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए। डैनी ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि तुम ही एक हो जो मुझे मारना नहीं चाहती। कॉलिन नहीं चाहती थी कि न्यूयॉर्क के सबसे अमीर परिवार से उसकी दुश्मनी हो, किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से जिसे वह बस एक बार मिली थी। इसीलिए उसने फोन काट दिया। डैनी निराश हो गया। उसे यह नहीं पता था कि अस्पताल में उसकी हर हरकत पर वार्ड
और उसके पिता की नजर थी। डैनी की कहानी सुनने के बाद वॉर्ड के पिता ने अपने आदमियों को प्लेन क्रैश वाली जगह जांच के लिए भेजा, लेकिन वहां न कोई मंदिर मिला और न ही कोई भिक्षु। डैनी की सभी फोन कॉल्स भी उनकी निगरानी में थीं। वॉर्ड खुद कॉलिन के मार्शल आर्ट्स स्कूल पहुंचा ताकि उससे डैनी के बारे में जानकारी ले सके, लेकिन कॉलिन ने एक भी बात बताने से इनकार कर दिया। आखिर में वॉर्ड ने पैसे का लालच दिया। रिश्वत लेने के बाद कॉलिन मानसिक अस्पताल पहुंची। जब डैनी ने कॉलिन को देखा तो उसे लगा कि वह उसे बचाने आई है, लेकिन कॉलिन ने उसके सामने एक दस्तावेज रखा। वो दस्तावेज वॉर्ड ने उसे साइन करने के लिए भेजा था। वह दस्तावेज यह साबित करने वाला था कि डैनी एक खतरनाक व्यक्ति है जिसे हमेशा के लिए इसी मानसिक अस्पताल में कैद रखा जा सकता है। कॉलिन ने हैरानी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तब डैनी ने उसे सच्चाई बताई कि उसकी असली पहचान न्यूयॉर्क के सबसे अमीर परिवार के लिए खतरा है, क्योंकि उस विशाल कंपनी की आधी संपत्ति असल में डैनी की ही है। कॉलिन इस झगड़े में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने वह दस्तावेज उठाया और वहां से चली गई। जाते जाते डैनी ने उससे आखिरी बार मदद मांगी कि वह एक फाइल बैग जॉय तक पहुंचा दे। कॉलिन जॉय के ऑफिस पहुंची और उसे वो फाइल दे दी। जॉय ने फाइल खोली तो अंदर सिर्फ टॉफियां थीं। टॉफियां देखकर जॉय की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वही टॉफियां उनके बचपन की यादों से जुड़ी थीं। अब जॉय को यकीन हो गया कि डैनी सचमुच उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। कॉलिन ने साइन किया हुआ दस्तावेज टेबल पर फेंक दिया और जॉय से कहा कि वॉर्ड को बता देना वह इस कागज पर साइन नहीं करने वाली। तभी वॉर्ड अंदर आया और उसने कॉलिन को जाते हुए देख लिया। इसी बीच डैनी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर ने उसे कपड़े दिए और कमरे से बाहर ले गया, लेकिन अचानक डॉक्टर उसे एक अंधेरे कमरे में ले गया जहां 3 आदमी उसका इंतजार कर रहे थे, जिनके हाथों में लकड़ी की छड़ें थीं। जैसे ही उन्होंने डैनी को देखा, उन्होंने उस पर हमला कर दिया और एक जोरदार वार डैनी के पेट पर किया, जिससे वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उन तीनों में से एक आदमी ने कहा, यह तुम्हारे लिए वॉर्ड की तरफ से स्वागत का तोहफा है। वॉर्ड, जो कभी डैनी का बचपन का सबसे करीबी दोस्त था, अब वहीं उसकी कंपनी पर कब्जा कर चुका था और उसे मरवाने की कोशिश कर रहा था। उसने जॉय के साथ मिलकर डैनी को नशे में डालकर मानसिक अस्पताल भेजा था। इन सब बातों को याद करके डैनी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। इतने सालों से दबा हुआ क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और तभी एक चमकदार रोशनी की लहर डैनी के हाथों में इकट्ठी होने लगी। अपने हाथों में इकट्ठी हुई उस ऊर्जा की मदद से डैनी ने कुछ ही पलों में उन तीनों गुंडों को हरा दिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत एक मुक्के में समेटी और लोहे के दरवाजे पर जोरदार पंच मारा। दरवाजा धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। यह सब देखकर वॉर्ड का पिता हैरोल्ड, जो निगरानी कैमरे पर यह दृश्य देख रहा था, हैरान रह गया। डैनी मानसिक अस्पताल से भाग निकला, लेकिन उसके पास अब भी कहीं जाने की जगह नहीं थी। आखिरकार वह कॉलिन के मार्शल आर्ट्स स्कूल पहुंच गया। कॉलिन नहीं चाहती थी कि वह किसी मुसीबत में फंसे, इसलिए उसने डैनी से तुरंत वहां से जाने को कहा। लेकिन जब डैनी ने जिद की और जाने से इनकार किया तो कॉलिन ने उससे लड़ाई शुरू कर दी। दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, जो दूर से देखने पर किसी नृत्य जैसा लग रहा था। कुछ ही देर में डैनी ने बढ़त हासिल कर ली और कॉलिन को कोने में धकेलकर पकड़ लिया ताकि वह भाग न सके। लेकिन मार्शल आर्ट्स स्कूल की हेड होने के नाते कॉलिन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने पलटवार किया, पर डैनी ने उसे कंधे की एक मूव से गिरा दिया। खुद को हारता देख कॉलिन ने आखिरकार दरवाजा खोला और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। डैनी ने उसे 1 साल का किराया अग्रिम में दे दिया और टूटा हुआ दरवाजा ठीक कराने का भी वादा किया। यह देखकर कॉलिन ने अनिच्छा से ही सही, लेकिन उसे वहां रहने की इजाजत दे दी, क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत थी। अगले दिन डैनी अपने पुराने घर पहुंचा, जो अब जॉय की मिल्कियत बन चुका था। वह दरवाजे के पास पालथी मारकर बैठ गया और उसके आसपास डेजी के फूल और फल बिखरे पड़े थे। कुछ देर बाद जॉय घर लौटी और उसे यह दृश्य देखकर झटका लगा, लेकिन इस बार उसने पुलिस को नहीं बुलाया, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसके सामने बैठा यह आदमी सचमुच उसका बचपन का सबसे प्यारा दोस्त डैनी ही है। जॉय ने डैनी को अंदर बुलाया। घर में दाखिल होते ही डैनी ने चारों ओर नजर डाली। यहाँ की हर चीज उसे अपने बचपन की याद दिला रही थी। तभी जॉय ने एक दस्तावेज निकाला, जो डैनी के शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट का था। वॉर्ड ने डैनी को उसकी कंपनी के शेयरों के बदले $1 अरब की पेशकश की थी, इस शर्त पर कि डैनी अपना नाम बदल ले और सब कुछ छोड़ दे। यह सुनकर डैनी बेहद गुस्से में आ गया। वह पैसे के लिए नहीं लौटा था, बल्कि इसलिए आया था ताकि लोग उसकी असली पहचान को स्वीकार करें। उसने जॉय की कोई बात सुने बिना दरवाजा खोला और वहां से निकल गया। जॉय घबराकर उसके पीछे दौड़ी। वह उसे समझाने लगी कि $1 अरब में वह आराम से जिंदगी बिता सकता है, लेकिन डैनी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और आगे बढ़ता चला गया। अब उसने ठान लिया था कि वह सबको साबित करेगा कि वह असली वारिस है। डैनी कंपनी के बाहर इंतजार करता रहा। तभी एक औरत बाहर निकली। जैसे ही डैनी ने उसे देखा, वह उसके पीछे चल पड़ा।
उस औरत को जल्द ही एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो उसने तुरंत पेपर स्प्रे निकाला और डैनी की ओर तान दिया। डैनी ने जल्दी से समझाया कि वह डैनी है, वही बच्चा जो कभी इस कंपनी का मालिक था। वह औरत उसके पिता की पुरानी सेक्रेटरी थी। डैनी ने उसे अपना अतीत बताया और धीरे धीरे उसे यकीन दिला दिया कि वह सच बोल रहा है। उसने उससे मदद मांगी ताकि वे वार्ड की कंपनी पर मुकदमा कर सकें। अगले दिन दोनों फिर मिले। यह मुकदमा उस वकील के लिए भी चुनौती बन गया जिसने कभी कोई केस नहीं हारा था, क्योंकि डैनी के पास अपनी पहचान साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं था। अपना जन्म प्रमाण पत्र खोजने के लिए डैनी अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम में पहुंचा, लेकिन वहां अंदर पहले से ही एक काले कपड़ों वाला आदमी मौजूद था। डैनी ने उससे कहा कि वह कुछ दस्तावेज ढूंढना चाहता है, लेकिन उस आदमी ने उसे अनदेखा कर दिया। डैनी जैसे ही फाइलें देखने लगा, वह आदमी अचानक उस पर टूट पड़ा और एक बोतल एथेनॉल निकालकर पूरे कमरे में आग लगाने की कोशिश की। उसी वक्त डैनी का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और उसकी सारी ऊर्जा उसके मुट्ठी में केंद्रित हो गई थी। उसने छलांग लगाई और उस आदमी पर जोरदार मुक्का मारा। अपनी ताकत वापस पाकर उसे थोड़ा थकान महसूस हुई। जमीन पर पड़े उस आदमी ने जल्दी से लाइटर निकाला, लेकिन डैनी ने उसे दूर किक मार दी। उसने फिर से एक फल चाकू निकाला, लेकिन डैनी ने उसे रोक दिया। उसने देखा कि अब वह लड़ाई नहीं कर सकता, तो भागने की कोशिश की, लेकिन डैनी ने उसे रोका और एक मुक्के से गिरा दिया। वह जल्दी से लाइटर उठाया और कमरे में आग लगा दी। वह तेजी से बाहर भाग गया, जबकि डैनी अभी भी अंदर था। डैनी ने देखा कि एक औरत जमीन पर पड़ी हुई थी, तो वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा और उसे उठाया। उसने उसे कंधे पर उठाकर बाहर भागा। इसके बाद डैनी वार्ड और जॉय को ढूंढने के लिए कैफे पहुंचा। डैनी बैठा और जॉय को धक्का देकर साइड में कर दिया। उसने वार्ड से सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया। वार्ड ने ठंडे स्वर में कहा कि डैनी को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। गुस्से में डैनी ने गिलास तोड़ दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों अब लड़ने ही वाले थे कि जॉय ने जल्दी से उन्हें अलग कर दिया, लेकिन जॉय की अगली बात ने डैनी को अंदर तक चोट पहुंचाई। यह सुनकर डैनी ने ठान लिया कि वह सब कुछ वापस हासिल करेगा जो उसने खोया। जॉय ने कहा कि वह डैनी की छोटी बहन नहीं है और वह उनका भाई नहीं है। उन्होंने उसे कभी अपनाया नहीं। डैनी ने मुंह फेर कर वहां से चल दिया। अगले दिन डैनी अपने साथ एक वकील लेकर पहुंचा। वकील ने वार्ड को एक दस्तावेज सौंपा, जिसमें डैनी के कंपनी में सभी अधिकार और 51% शेयर सौंपने का आदेश था। वार्ड सोच रहा था कि डैनी अपनी पहचान साबित भी नहीं कर सकता, लेकिन डैनी का वकील शांतिपूर्वक अपने ब्रीफकेस से एक एशट्रे निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। वार्ड ने इसे उठाया और ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। डैनी ने वार्ड से कहा कि एशट्रे के नीचे देखें। वहां जॉय के लिए डैनी द्वारा लिखा गया एक विश था। वार्ड ने तिरस्कार से देखा और कहा कि इससे कुछ साबित नहीं होता, लेकिन वकील ने वार्ड से कहा कि शब्दों के पास बनी फिंगरप्रिंट पर ध्यान से देखें। इस समय वार्ड और जॉय दोनों हैरान रह गए। वकील ने कहा कि उस फिंगरप्रिंट पर डैनी का हाथ है और यह उसकी पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वार्ड अभी भी बहस करके समय बढ़ाने की कोशिश करने लगा। इस बीच वार्ड की तरफ के 5 वकील चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद डैनी और उसके वकील आराम से चले गए, जबकि वार्ड गुस्से में था और कुछ कर नहीं सका। उस रात डैनी चोरी छिपे एक बिल्डिंग में घुसा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि अंदर जाने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। इसलिए डैनी खिड़की की ओर गया। उसने सावधानी से चारों ओर देखा और बिल्डिंग की बाहरी दीवार से ऊपर चढ़ने लगा। डैनी दीवार से लटककर ऊपर चढ़ता रहा। जब वह टॉप फ्लोर पर पहुंचा तो वह खिड़की खोलकर अंदर जाने ही वाला था। तभी अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। डैनी हवा में गिरने लगा, लेकिन उसने लोहे के फ्रेम को पकड़ लिया। अगर वह इतनी ऊंचाई से गिरता तो निश्चित ही कुचल जाता। डैनी ने गहरी सांस ली और कुछ देर के लिए खुद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी डैनी फिसल गया और सीधे नीचे गिर पड़ा। सौभाग्य से नीचे एक कंक्रीट का टुकड़ा बाहर निकला हुआ था, जिसने डैनी का सहारा लिया। जब डैनी को होश आया तो उसने खुद को वार्ड के कमरे में सोफे पर पड़ा हुआ पाया। वार्ड हाथ में कॉफी का कप लेकर बाहर आया। पता चला कि डैनी को धक्का देने वाला वही वार्ड था। तभी एक और आदमी सामने आया। वह वार्ड और जॉय के पिता थे। डैनी को विश्वास नहीं हुआ कि हैरोल्ड अभी भी जीवित है, और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। हैरोल्ड को डैनी का चाचा माना जा सकता था। 3 साल पहले हैरोल्ड को कैंसर हुआ था और सभी सोच रहे थे कि वह मर चुके हैं, लेकिन अचानक वह आज भी जीवित था। इसके बारे में सिर्फ वार्ड को पता था। हैरोल्ड ने डैनी से कहा कि यह रहस्य बनाए रखे और किसी को न बताए। डैनी ने हैरोल्ड की बात मान ली और फिर वार्ड और डैनी के बीच चल रहे मुकदमे के बारे में हैरोल्ड को बताया। हैरोल्ड ने वार्ड से कहा कि मुकदमा रोक दें और डैनी को असली वारिस के रूप में स्वीकार करे। हैरोल्ड ने वार्ड को मजबूर किया कि वह डैनी की सभी संपत्ति वापस करे। वार्ड जल्दी से विरोध करने खड़ा हुआ, लेकिन हैरोल्ड ने स्पष्ट कर दिया कि यह आदेश है, बातचीत नहीं। वार्ड के पास हैरोल्ड की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद हैरोल्ड और डैनी ने फिर से गले मिलकर खुशियां मनाई।
डैनी को फिर से रैंड परिवार का वारिस घोषित किया गया। डैनी खुशी खुशी एलिवेटर में चला गया। इसके विपरीत वॉर्ड का चेहरा बेहद अप्रिय था। दोनों एलिवेटर में खड़े थे और माहौल अत्यंत तनावपूर्ण था। डैनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वॉर्ड उसे चेतावनी देगा। तुम्हें मेरे पिता के साथ सतर्क रहना होगा। वॉर्ड ने अपनी बात खत्म की और एलिवेटर से बाहर चला गया, पीछे डैनी को हैरान करता चेहरा छोड़कर। अगले दिन डैनी ने साफ सुथरे कपड़े पहने और आत्मविश्वास के साथ कंपनी में कदम रखा। इस समय जॉय को एक समूह जबरदस्ती ले जा रहा था। डैनी को अंदर आता देख जॉय ने मदद के लिए चिल्लाया। डैनी तुरंत आगे बढ़ा, अपहरणकर्ता के पैर को पकड़ा और तोड़ दिया। वॉर्ड ने जल्दी से उसे काबू में किया। अपहरणकर्ताओं ने देखा कि डैनी को मार्शल आर्ट्स आती है, तो उन्होंने अपनी कमर से एक छोटा कुल्हाड़ी निकाला। यह देखकर डैनी ने भी लड़ाई की मुद्रा अपनाई। कुल्हाड़ी लगातार डैनी पर हमला कर रही थी, लेकिन डैनी ने आसानी से उसे टाल दिया। एक अपहरणकर्ता कूदकर डैनी पर वार करने लगा, लेकिन वह जमीन पर जा लगा। डैनी ने पीछे मुड़कर उसे किक मारकर गिरा दिया। जैसे ही एलिवेटर पहुंचा, उन्होंने जल्दी से जॉय को अंदर खींचा। एक और अपहरणकर्ता कूदकर डैनी पर हमला करने की कोशिश करने लगा और कुछ बार घूमते हुए वार किया, लेकिन उसे भी किक मारकर गिरा दिया गया। एलिवेटर का दरवाजा बंद होने वाला था, तब डैनी तेजी से आगे बढ़ा और दोनों हाथों से दरवाजा खोल दिया। डैनी सफलतापूर्वक एलिवेटर में प्रवेश कर गया। एलिवेटर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और डैनी ने अंदर मौजूद 3 अपहरणकर्ताओं के साथ युद्ध शुरू किया। हालांकि जगह सीमित थी, लेकिन इसका डैनी की लचक पर कोई असर नहीं पड़ा। जब एलिवेटर का दरवाजा खुला तो सभी अपहरणकर्ता डैनी द्वारा आसानी से निपटाए जा चुके थे। अपहरणकर्ताओं ने अपने साथियों को ब्लैक हेवन लौटने के लिए कहा और जल्दी से भाग गए। डैनी जॉय को मार्शल आर्ट्स स्कूल ले गया और कॉलिन से ब्लैक हेवन के बारे में पूछा। कॉलिन ने कहा कि ब्लैक हेवन ब्रैड म्यू का इलाका था। ब्रैड म्यू यहाँ का एक बहुत बड़ा गैंग था, इसलिए डैनी ने खुद जाकर बातचीत करने का फैसला किया। डैनी चाइनाटाउन में ब्लैक हेवन रेस्टोरेंट पहुंचा। वह दूसरी मंजिल पर गया और सीधे रिसेप्शन डेस्क पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहा कि उनके बॉस को बुलाकर उससे मिलाया जाए। डैनी की जबरदस्त मौजूदगी देखकर उसने तुरंत वेटर को पहले जाने का इशारा किया। तभी एक समूह छड़ों के साथ दरवाजा खोलकर बाहर आया। डैनी के सामने वही लोग थे जिन्हें उसने पहले हराया था। अचानक एक गंजा बूढ़ा आदमी अंदर आया, एडम, जो इस जगह का प्रमुख था। डैनी ने उससे पूछा कि उसने जॉय पर हमला करने के लिए किसी को क्यों भेजा। एडम ने डैनी से कहा कि जॉय ने सबसे पहले उसका पोर्ट लूटा था, लेकिन डैनी ने सोचा कि जॉय को मजबूर किया गया था और उसकी चाल में फंसा दिया गया था। एडम बहुत ही उलझन में था, क्योंकि न्यूयॉर्क में और कौन रैंड कॉरपोरेशन को मजबूर कर सकता था। डैनी ने बस एक नाम लिया और एडम स्तब्ध रह गया। फिर उसने जल्दी से माफी मांगी और निकल गया। डैनी ने चीनी भाषा में कहा कि वह चाहता है कि वे उसके इलाके से बाहर चले जाएं। इसके बाद डैनी मार्शल आर्ट्स स्कूल लौट आया और रिपोर्ट किया कि मामला सुलझ गया। अचानक डैनी ने कॉलिन का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह चौंक कर पीछे हट गई। पता चला कि डैनी सिर्फ कॉलिन की जॉइंट की डिसलोकेशन ठीक करना चाहता था, इसलिए कॉलिन को उसका हाथ देना पड़ा। डैनी ने उसका हाथ रगड़ा और जानबूझकर समय लंबा खींचा ताकि वह उसे थोड़ी देर और छू सके। कुछ समय तक हाथ रगड़ने के बाद कॉलिन का हाथ सामान्य हो गया। फिर डैनी ने जॉय को मार्शल आर्ट्स स्कूल से बाहर ले गया। इसी समय ब्लैक हेवन रेस्टोरेंट में एडम अपने अधीनस्थों के साथ डिनर कर रहे थे कि अचानक कुछ मास्क पहने लोग अंदर दौड़े। वे उस व्यक्ति को ढूंढने आए थे जिसने जॉय को हराया था। एक गंजा आदमी सामने आया और अपनी गलती स्वीकार की। फिर एक और आदमी काले कपड़ों में आगे बढ़ा। गंजा आदमी हमला करने ही वाला था कि उसे सीधे सिर में चाकू से वार किया गया और वह जमीन पर गिर गया। तभी एडम का समूह समझा कि यही वे लोग थे जिन्होंने उनका पोर्क लूटा था। इस समूह का नाम था हैंड। उधर रैंड एंटरप्राइजेस की बिल्डिंग में व्यापार के टाइकून एक बंद बैठक कर रहे थे कि अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। सभी ने सिर घुमाकर देखा कि डैनी आत्मविश्वास के साथ अंदर आ रहा है। माहौल अजीब हो गया। डैनी सीधे कॉन्फ्रेंस टेबल की ओर गया और एक कुर्सी खींचकर आराम से बैठ गया। सभी ने जिज्ञासु नजरों से डैनी को देखा, लेकिन सीईओ वॉर्ड ने सिर झुकाया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि डैनी 51% शेयर रखने वाला शेयर होल्डर था। बैठक आगे बढ़ी। रैंड एंटरप्राइजेज ने अभी अभी एक नया एंटी पैरासिटिक ड्रग सफलतापूर्वक रिसर्च किया था। इस दवा का मार्केट साउथ अमेरिका और यहां तक कि ईस्टर्न यूरोप तक फैला हुआ था। प्रोडक्ट की कीमत तय करते समय एक महिला ने सभी को बताया कि दवा का प्रत्येक वायल बनाने की लागत केवल लगभग $1 है। एक आदमी ने सुझाव दिया कि कीमत $50 रखी जाए ताकि भारी मुनाफा कमाया जा सके। एक आदमी ने कहा कि उसने सोचा कि जीवन रक्षक दवाओं की कीमत इतनी ऊंची नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वॉर्ड ने कहा कि यही बिजनेस की दुनिया का तरीका है। डैनी ने घोषणा की कि वह इसे केवल लागत मूल्य पर बेचेगा, जिससे कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह विरोध करे।
डैनी ने दृढ़ता से कहा कि वह दूसरों के दर्द से लाभ नहीं कमा सकता। वॉर्ड ने डैनी को याद दिलाया कि सबसे बड़े शेयर होल्डर के रूप में पहले दिन ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन डैनी को कोई परवाह नहीं थी। डैनी ने कहा कि वह सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, इसलिए उसे निर्णय लेने का अधिकार है। अंत में योजना डैनी के अनुसार ही लागू की गई। उस दिन डैनी घर पर व्यायाम कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। डैनी ने चश्मी छेद से देखा, लेकिन बाहर किसी को नहीं देखा। डैनी ने दरवाजा खोला और देखा कि जमीन पर एक बॉक्स पड़ा है। बॉक्स खोलने पर उसने एक कागज और सफेद पाउडर का पैकेज पाया जो एडम द्वारा भेजा गया था। डैनी सीईओ के ऑफिस में वॉर्ड के पास गया और पाउडर का पैकेज उनके डेस्क पर रख दिया। यह पैकेज हाल ही में रैंड कॉर्पोरेशन द्वारा खरीदे गए पोर्ट के जरिए लाया गया था। डैनी को शक हुआ कि कंपनी में कोई अंदरूनी आदमी है। यह बहुत संभव था कि यह अंदरूनी आदमी खतरनाक अपराध संगठन द हैंड से संबंधित हो। वॉर्ड ने डैनी की धारणा पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि यह डैनी का मामला है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। डैनी मार्शल आर्ट्स स्कूल कॉलिन को ढूंढने गया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने कॉलिन की ओर एक इशारा करते हुए आंख मिचौली की। कॉलिन को यकीन था कि उसके पास फिर कुछ मांगने के लिए आया है, लेकिन उसने फिर भी खुशी खुशी उसका अभिवादन किया। डैनी ने कॉलिन से कहा कि कुछ बात करनी है और उसने पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया है ताकि दोनों साथ में खाकर बात कर सकें। इसके तुरंत बाद 2 वेटर टेबल और कुर्सियां लेकर अंदर आए, जिससे कॉलिन थोड़ी भ्रमित हो गई। डैनी ने उन्हें इशारा किया कि उन्हें नीचे रख दें। टेबल पर बिछे खाने को देखकर कॉलिन को पहले बैठकर खाना खाना पड़ा। उसकी छात्रा क्लेयर भी आई और उनके साथ खाना चाहा। उसने कहा कि उसने कभी इस तरह का रेस्टोरेंट फूड नहीं खाया। डैनी मना करना चाहता था, लेकिन कॉलिन ने उसकी जगह सहमति दे दी। टेबल पर 2 महीने पुराना भुना हुआ कबूतर रखा था। तीनों ने बैठकर एक रोमांटिक कैंडललिट डिनर का आनंद लिया। क्लेयर वहां होने के कारण डैनी बार बार कॉलिन से कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर रुका। इस समय क्लेयर पूरी तरह से संतुष्ट थी, इसलिए उसने समझकर उठकर जाने का फैसला किया। जाने से पहले क्लेयर ने कुछ बॉक्स खाना लेना नहीं भूला। क्लेयर के जाने के बाद डैनी ने कॉलिन को अपनी समस्या बताई। वर्तमान में रैंड कॉर्पोरेशन में एक अंदरूनी व्यक्ति है और उसने कंपनी के पोर्ट का इस्तेमाल करके अवैध सामान पहुंचाया है। अगर यह बाजार में लीक हो गया तो यह कई लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। डैनी ने कॉलिन से मदद मांगी ताकि वह इस मामले को संभाल सके, लेकिन अपने वाक्य को खत्म करने से पहले कॉलिन उठकर जाने ही वाली थी। कॉलिन इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती थी। हालांकि डैनी जानता था कि कॉलिन को पैसे की जरूरत है, इसलिए उसने उसका पीछा किया और उससे विनती की। उसने उसे यकीन दिलाया कि वह केवल एक गरीब कराटे टीचर है और वह भविष्य के सभी किराए माफ कर देगा, क्योंकि उसने पूरी बिल्डिंग खरीद ली है। शुरू में कॉलिन थोड़ी नाराज थी, लेकिन सोचने के बाद उसने डैनी की मदद करने के लिए सहमति दे दी। दोनों रात में पोर्ट की ओर चोरी छिपे गए और देखा कि वहां बहुत सारे गार्ड मौजूद थे। दोनों लगभग पकड़ लिए गए। उन्होंने कंटेनर के ऊपर चढ़ गए और डैनी ने चुपके से अपने फोन से उनके लेन देन की रिकॉर्डिंग की। डैनी यह जानना चाहता था कि वे क्या परिवहन कर रहे हैं, इसलिए वह ट्रक में घुस गया। जब वह अभी खोजबीन कर रहा था तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। डैनी को अंदर बंद देख कॉलिन जल्दी से दौड़ी और एक गार्ड को गिरा दिया। फिर वह तेजी से कार में कूदकर डैनी का पीछा करने लगी। डैनी ने ट्रक में एक दरवाजा देखा। उसने खोला और आश्चर्यचकित रह गया कि अंदर कोई फुटबॉल देख रहा था। इस व्यक्ति ने डैनी को बताया कि वह एक केमिस्ट है। इसी समय सोफे पर बैठा एक और व्यक्ति खड़ा हुआ। डैनी पहली नजर में जान गया कि यह व्यक्ति अच्छा नहीं है। इस आदमी ने पिस्तौल निकाली और डैनी पर गोली चलाई, लेकिन डैनी ने तुरंत एक फ्राइंग पैन फेंका, जिससे बंदूक जमीन पर गिर गई। दोनों लोग लड़ाई में झोंक दी। अचानक दूसरा व्यक्ति उस वैज्ञानिक को छुरा मार देता है जो वहां खड़ा था। अपने प्रतिद्वंद्वी को गिराने के बाद डैनी तुरंत वैज्ञानिक की मदद को दौड़ा, लेकिन घाव इतना गंभीर था कि वह मरने ही वाला था। डैनी ने अपनी आंतरिक ऊर्जा अपनी मुट्ठी में केंद्रित की। एक मुक्के से ट्रक का दरवाजा टूट गया। कॉलिन को अभी भी पीछे पीछे आता देखकर डैनी ने वैज्ञानिक को गोद में उठाकर नीचे कूद गया। कॉलिन ने उन्हें मजबूती से पकड़ा और कार रोक दी। उन्होंने वैज्ञानिक को कार में मदद से बैठाया और उसे कॉलिन के मार्शल आर्ट्स स्टूडियो ले गए। वैज्ञानिक के घाव अत्यंत गंभीर थे। अगले दिन डैनी काम पर नहीं गया, बल्कि छोड़े हुए गोदामों के इलाके में घूमने लगा। एक पुराने वेयर हाउस में घुसने पर उसने अंदर एक ट्रक देखा। ट्रक के दरवाजे पर कुछ मुट्ठी के निशान थे, बिल्कुल वही निशान जो डैनी के मुक्कों के थे। इसका मतलब यह वही ट्रक था जिसकी उन्हें तलाश थी। डैनी और वॉर्ड ने मिलकर ट्रक का दरवाजा खोला और तभी अंदर एक इंसानी सिर दिखाई दिया। वॉर्ड डर गया और पीछे हटते ही पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन फिर उसने फोन काट दिया क्योंकि उसे डर था कि इस खबर से उसकी कंपनी की छवि खराब हो जाएगी। डैनी नीचे झुका और ध्यान से सिर को देखा। यह वही आदमी था जिसने पिछली रात उससे लड़ाई की थी।
शायद वह डैनी को भागने से रोक नहीं पाया, इसलिए उस अपराधी संगठन ने उसे बेरहमी से मार डाला। डैनी ने उसके मुंह से एक माचिस की डिब्बी निकाली जिस पर एक लाइन लिखी थी। यह हैंड संगठन की ओर से डैनी को सीधा चैलेंज लेटर था। वापस मार्शल आर्ट्स स्कूल पहुंचकर डैनी ने सारी बात कॉलिन को बताई। उसने बताया कि हैंड अपने सबसे ताकतवर योद्धा को भेजने वाला है और अगर वह उसे हरा देता है तो वे उसकी सीमा छोड़ देंगे, लेकिन अगर वह हार गया तो उसे हमेशा के लिए मौत का सामना करना पड़ेगा। डैनी को लगा यह कोई बड़ी बात नहीं है, मगर पास खड़ी क्लेयर ने सिर हिलाकर कहा कि वह बस शेख ही बघार रहा है। यह सुनकर डैनी उसके पास गया, सीधा उसकी आंखों में देखा और ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो। क्लेयर की बात सुनकर डैनी गुस्से में वहां से चला गया। उसने फैसला किया कि अब उसे इस द्वंद्व के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। वह दिन रात अभ्यास करने लगा। तभी कॉलिन आई तो डैनी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं किसी भी हालत में नहीं हारूंगा। कॉलिन ने चिंतित नजरों से उसे देखा और बोली, अगर तुम हार गए तो शायद अपनी जान गंवा बैठोगे। डैनी मुस्कुराया और बोला, फिक्र मत करो, मैं जीत कर ही लौटूंगा। शाम ढलते ही डैनी एक बड़े आंगन के सामने पहुंचा। उसने भारी दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन अचानक वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंदर आई। उसने हाथ जोड़कर डैनी का अभिवादन किया और कहा, अगर तुम इस चुनौती में हार गए तो मेरे मामलों में दोबारा दखल मत देना। डैनी ने हामी भरी और उसके साथ लड़ाई के मैदान में चला गया। वहां दो विरोधी पहले से मौजूद थे। उन्होंने अपने हाथों को चाकू से काटा और खून जमीन पर टपकाया। फिर उस खून से एक गोल घेरे का निशान बनाया गया। जो भी इस घेरे से बाहर निकलेगा वही हार जाएगा। बूढ़ी औरत ने अपनी लाठी जमीन पर जोर से मारी और लड़ाई शुरू हो गई। 2 बनाम 1 और दोनों के पास चाकू। यह डैनी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुछ ही मिनटों में डैनी जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके गुरु की परछाई उसके सामने उभरी जो उसे प्रेरित कर रही थी। गुरु की आवाज ने डैनी के भीतर फिर से जोश भर दिया। वह उछलकर खड़ा हुआ और इस बार उसने दोनों विरोधियों को एक एक कर चकमा दिया। वे पलटवार का मौका ही नहीं पा सके, पर तभी उनमें से एक ने चाल चली और डैनी फिर जमीन पर गिर पड़ा। एक बार फिर उसके गुरु की छवि सामने आई जिसने उसे हिम्मत दी। इस बार डैनी ने पूरी ताकत से छलांग लगाई, चाकू के वार से बचा और एक जोरदार किक मारी जिससे उसका एक विरोधी जमीन पर जा गिरा। डैनी ने अपने घायल विरोधी को एक आखिरी मुक्का मारा जिससे वो पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे योद्धा का हाथ उसने तोड़ दिया और फिर एक जोरदार घूंसा मारकर उसे भी नीचे गिरा दिया। आखिरकार डैनी ने यह खतरनाक मुकाबला जीत लिया और यह सब उसके गुरु की हिम्मत बढ़ाने वाली बातों की वजह से संभव हुआ। वह पलटा और उस बूढ़ी औरत की ओर देखा, लेकिन वह बिना कुछ कहे शांत खड़ी रही। कुछ पल बाद उसने पीठ घुमाई और वहां से चली गई। इसके बाद डैनी और कॉलिन एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में दाखिल हुए। अंदर एक गार्ड पहरा दे रहा था तो डैनी ने पास पड़ी एक पत्थर उठाई और दूर फेंक दी। आवाज सुनकर गार्ड मुड़ा। तभी पीछे से कॉलिन ने चुपचाप उसके पास आकर उसकी गर्दन तोड़ दी। उन्होंने शव को छिपाया और अंदर आगे बढ़े। ये जगह एक केमिकल फैक्ट्री थी जहां नशीली दवाइयां तैयार की जाती थीं और विदेशों में भेजी जाती थीं। दोनों अंदर खोजबीन करने लगे जबकि क्लेयर बाहर पहरे पर थी। क्लेयर ने दूरबीन से देखा कि मिसेस जिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ लौट रही है। वह तुरंत कार की ओर भागी ताकि बाकी दोनों को खबर दे सके, लेकिन उसका फोन कहीं नहीं मिला। आखिरकार उसने कार का हॉर्न दबाया ताकि चेतावनी दी जा सके। अंदर मौजूद डैनी ने हॉर्न की आवाज सुनी और तुरंत छिपने की जगह ढूंढ ली। उसी वक्त मिसेस जिन और उसके आदमी अंदर दाखिल हो रहे थे। लगातार बजते हॉर्न से उन्हें शक हुआ और उसने अपने आदमियों को बाहर जांच के लिए भेजा। गार्ड कार की तरफ भागा और क्लेयर ने हालात बिगड़ते देख एक्सीलरेटर दबाया और वहां से निकल पड़ी। उधर डैनी और कॉलिन अब भी फैक्ट्री के अंदर छिपे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब कार्रवाई का वक्त था। कॉलिन जैसे ही गली से बाहर निकली, सामने से एक खूबसूरत मगर खतरनाक औरत दिखी। उसने टोपी नीचे फेंकी और बिजली की तरह कॉलिन पर झपट्टी। कॉलिन ने भी तुरंत अपना हथियार निकाला और शुरू हुआ एक तूफानी तलवारों का मुकाबला। धीरे धीरे वह रहस्यमयी औरत कॉलिन पर भारी पड़ने लगी। लड़ाई के दौरान कॉलिन का हथियार उसके हाथ से गिर गया। उसी वक्त क्लेयर कार दौड़ाती हुई अंदर घुसी। वह कार से उतरी, जमीन पर पड़ा हथियार उठाया और उसे कॉलिन की ओर फेंका। कॉलिन ने जैसे ही हथियार पकड़ा, बिजली की तेजी से पलटवार किया। उसने एक जोरदार मुक्का मारा जिससे वह औरत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इस बीच डैनी दरवाजे की ओर बढ़ा और देखा कि एक आदमी जमीन पर सोया हुआ है। उसे लगा कि यह कोई भिखारी है, तो उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और कहा, यह लो, किसी और जगह जाकर सो जाओ। लेकिन उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर अंदर जाना है तो पहले मेरे शव के ऊपर से गुजरना होगा। डैनी ने उसकी चुनौती स्वीकार की। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर लड़ाई शुरू हुई। वह आदमी ड्रंकन फिस्ट की स्टाइल में हमला कर रहा था। उसकी हर हरकत अजीब लेकिन खतरनाक थी।
मानो नशे में भी उसकी ताकत बढ़ रही हो। वह शराब पीता जा रहा था और हर घूंट के साथ उसकी चालें और तेज हो रही थीं। डैनी ने उसकी हर मार को चतुराई से टाला, लेकिन फिर भी उसे बढ़त नहीं मिल पाई। कुछ और राउंड के बाद डैनी को एक जोरदार किक लगी और वह दूर जा गिरा। वह फिर उठकर हमला करने दौड़ा, मगर एक भारी हेडबट ने उसे कई मीटर पीछे फेंक दिया। वह आदमी जमीन पर लुढ़का और फिर स्लीपिंग अरहत की मुद्रा में लेट गया। अचानक वह उछला और हाथ में पकड़ी शराब की बोतल डैनी पर फेंक दी, पर डैनी समय रहते झुक गया और बोतल दीवार से टकराकर टूट गई। डैनी ने पलटवार में अपनी हथेली से प्रहार किया, पर उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और वह आदमी अब भी पागलों की तरह शराब पी रहा था। डैनी ने एक मुक्का मारा, जिससे बोतल चकनाचूर हो गई। यह देखकर वह आदमी अब सच में गंभीर हो गया। उसने गुस्से में तेज तेज मुक्कों की बौछार कर दी। डैनी का बदन लहूलुहान हो गया और उसने खून उगल दिया। वह आदमी डैनी को तिरछी नजर से देखकर मुस्कुराया, मगर इस बार डैनी ने भी पलटवार किया। एक जोरदार किक मारकर उसे पीछे धकेल दिया। डैनी की किक सीधे दीवार से टकराई। वह आदमी दीवार पर जा लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई, मानो फिर से ताकत पाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने बोतल फेंकी, डैनी ने उसे हवा में पकड़ लिया और जोर से उसी के सिर पर तोड़ दी। वह लड़खड़ाया, फिर भी पलटवार करने की कोशिश की, मगर डैनी ने एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे वह कई फीट दूर जा गिरा। गुस्से से भरे डैनी ने उसके ऊपर छलांग लगाई और बेकाबू होकर लगातार मुक्के बरसाने लगा, जैसे उसके भीतर का सारा क्रोध अब फूट पड़ा हो। कॉलिन दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, डैनी बस करो। तभी डैनी की आंखों में होश लौटा और उसने अपने हाथ रोक लिए। उसी पल मिसेस जिन वहां आ पहुंची। डैनी का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह बस अपने पिता की मौत का सच जानना चाहता था। मिसेस जिन पूरी तरह शांत थी। उसने ठंडे स्वर में अपने आदमियों को आदेश दिया, इन दोनों को खत्म कर दो। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन हड़बड़ी में एक बॉडीगार्ड ने गलती से अपने ही साथी को चाकू मार दिया। उनके हथियार जहरीले थे, इसलिए कुछ ही सेकंड में दोनों अपने ही जहर से मर गए। डैनी ने उनके शरीर पर जहर के निशान देखे और अचानक उसे अपने पिता की मौत की याद आई। वह बॉल पार्टी वाला दृश्य, जहां उसके पिता की हत्या हुई थी। अब सब कुछ साफ था। उसके पिता के कातिल मिसेस जिन ही थीं। डैनी की आंखों में खून उतर आया। उसने मुट्ठी भींची, अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और अब तक का सबसे भयावह मुक्का मारा। पीछे की दीवार धूल में बिखर गई, लेकिन डैनी ने खुद को रोक लिया। उसने मिसेस जिन की जान नहीं ली, बल्कि उसे पकड़कर बंदी बना लिया। वह उसे लेकर वापस मार्शल आर्ट्स स्कूल पहुंचा, जहां उसे कुर्सी पर बांध दिया गया। मिसेस जिन का चेहरा अब भी उतना ही शांत और ठंडा था, मानो उसे किसी बात की परवाह ही ना हो। अब सब लोग इकट्ठा होकर सोचने लगे, उसे सजा कैसे दी जाए। क्लेयर ने सुझाव दिया कि मिसेस जिन को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन डैनी ने तुरंत इनकार कर दिया। वह पहले अपने पिता की मौत का पूरा सच जानना चाहता था। मिसेस जिन हैरान थी कि डैनी आखिर 15 साल पुरानी बात जानने पर इतना क्यों अड़ा है। उसकी चुप्पी देखकर डैनी का गुस्सा बढ़ गया। उसने एक धमकी भरा मुक्का दीवार पर मारा, लेकिन मिसेस जिन ने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। आखिर वह हैंड की नेता थी। ऐसी औरत को डराना आसान नहीं था। क्लेयर ने आगे बढ़कर डैनी को रोका और कहा, यह तरीका सही नहीं है। कॉलिन ने भी क्लेयर का साथ दिया, जिससे डैनी अंदर ही अंदर नाराज हो गया। उसे लगा कि दोनों बस इस मामले को जल्दी खत्म करना चाहती हैं, जबकि वह अभी तक जवाबों से दूर था। वह खुद को बेबस महसूस करने लगा। उसी दौरान क्लेयर को कुछ याद आया। रैंड कॉर्पोरेशन में एक ऐसा सीरम था जो इंसान से सच्चाई बुलवा सकता था। अगर वे उसे हासिल कर लें तो मिसेस जिन से सारा सच निकलवा सकते थे। डैनी ने कॉलिन की ओर देखा और उसकी राय पूछी। कॉलिन ने मिसेस जिन की ओर एक नजर डाली और कहा, ठीक है, यह तरीका काम कर सकता है। इसलिए डैनी ने रात में रैंड कॉर्पोरेशन में चोरी छिपे घुसने का फैसला किया। वहां उसकी मुलाकात एलिस से हो गई, जो गलियारे से गुजर रही थी। एलिस ने उसे देखकर कहा, डैनी, तुम्हें यहां आने की मनाही है। कंपनी ने तुम्हें बैन कर रखा है। डैनी ने विनती भरे स्वर में कहा, कृपया मेरी मदद करो। मैं पहले इस कंपनी का जनरल डायरेक्टर था। मुझे बस एक दवा चाहिए। एलिस ने चारों ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, ठीक है, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने डैनी को उस सीरम तक पहुंचने में मदद की। दवा मिलते ही डैनी वहां से निकला और सीधे मार्शल आर्ट्स स्कूल लौट आया, जहां मिसेस जिन अब भी शांत चेहरे के साथ बांधी हुई बैठी थी। क्लेयर ने सावधानी से सीरम को सिरिंज में भरा और सीधा मिसेस जिन के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। कुछ देर तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी सबने इंतजार किया। मिसेस जिन मुस्कुराई और बोली, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। क्लेयर ने कहा, थोड़ा और इंतजार करो, असर होने में वक्त लगेगा। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक मिसेस जिन ने अपना सिर पकड़ लिया। दवा अब असर करने लगी थी। डैनी ने तुरंत सवाल पूछना शुरू किया,
मेरे पिता के साथ असल में क्या हुआ था? मिसेस जिन ने आधा जवाब ही दिया था कि वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डैनी को लगा दवा काम नहीं कर पाई। तभी कॉलिन कमरे से बाहर निकली और अचानक जमीन पर गिर गई। डैनी दौड़कर उसके पास पहुंचा और देखा कि उसके हाथ पर झर का निशान था। कॉलिन की सांसें तेज चल रही थीं, हालत नाजुक थी। उसी वक्त पास बैठी मिसेस जिन धीरे से हंसने लगी। असल में वह बेहोश नहीं थी, यह सब उसका नाटक था। कॉलिन ने टूटती आवाज में कहा, डैनी, मेरे गुरु को ढूंढो, सिर्फ वही मुझे बचा सकते हैं। डैनी ने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वॉइसमेल बजता रहा। आखिर में उन्होंने एक संदेश छोड़ दिया और इंतजार करने लगे। मार्शल आर्ट्स स्कूल में सब कुछ सन्नाटा छा गया था। डैनी बेबस होकर कॉलिन के पास खड़ा था जब अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट आई। एक आदमी अंदर आया और बोला, मैं हूं, कॉलिन का मास्टर। डैनी ने शक भरी नजरों से उसकी ओर देखा और उसकी पहचान की पुष्टि के लिए कुछ सवाल पूछे। वह आदमी था बकुटो, कॉलिन का असली गुरु। बकुटो उसके पास गया, झुककर कॉलिन के चेहरे को हल्के से छुआ और बोला, हमें जल्दी करनी होगी। डैनी पास खड़ा था और उसके दिल में हल्की जलन सी महसूस हुई। बकुटो ने डैनी की ओर देखा और आदेश दिया, अगर उसे बचाना है तो अपनी आयरन फिस्ट को बुलाओ। डैनी कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन कॉलिन की जान बचाने के लिए उसने वैसा ही किया जैसा बकुटो ने कहा। वह कॉलिन के पास गया, अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी ऊर्जा अपने हाथ की हथेली में केंद्रित करने लगा। डैनी का मुक्का तेजी से चमकने लगा। फिर उसने अपना हाथ खोला और उसे कॉलिन के जहर लगे हिस्से पर रखा। उसने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके जहर को जलाना शुरू किया। कॉलिन दर्द से चीख उठी, जबकि डैनी ने अपनी सारी ताकत लगाकर ऊर्जा का प्रवाह जारी रखा। कुछ ही देर में कॉलिन के शरीर से सारा जहर निकल गया। कॉलिन के ठीक होने के बाद वह और डैनी बकुटो के बेस तक उसका पीछा करते हैं। डैनी की सावधानीपूर्वक देखभाल की वजह से कॉलिन की तबीयत में काफी सुधार हुआ। बकुटो ने डैनी को सिखाया कि कैसे वह अपनी छी ऊर्जा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है, और फिर दोनों ने साथ में अभ्यास किया। बकुटो ने डैनी को बताया कि इस मार्शल आर्ट्स स्कूल में कई लोगों को शरण दी गई है। वह न केवल उन्हें मार्शल आर्ट्स सिखाता है, बल्कि पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्हें विभिन्न उद्योगों में नौकरी भी दिलवाता है। बकुटो ने डैनी से पूछा कि क्या वह इस संगठन में शामिल होना चाहता है, लेकिन डैनी ने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वह न्यूयॉर्क का सबसे अमीर उद्योगपति था। फिर बकुटो डैनी को एक कमरे में ले गया और कंप्यूटर से एक वीडियो खोला। उस वीडियो में आयरन फिस्ट का गुरु आक्रमणकारियों को मार रहा था। इसका मकसद था कि डैनी को आयरन फिस्ट की उत्पत्ति समझ में आए। बकुटो ने कहा कि आयरन फिस्ट का उत्तराधिकारी ही एकमात्र व्यक्ति है जो अपनी पूरी ऊर्जा को अपने मुक्के में केंद्रित कर सकता है और उसे अजेय हथियार बना सकता है। वीडियो देखने के बाद डैनी को शक हुआ कि बकुटो को आयरन फिस्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों है। डैनी फिर चुपके से उस कमरे में गया जहां गार्ड तैनात थे। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो डैनी ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी पकड़कर अंदर गया। वह नीचे उतरा और एक कमरे में पहुंचा जहां उसने देखा कि एक महिला को कैद करके रखा गया था। वह कोई और नहीं बल्कि मिसेस जिन, हैंड की नेता थी। वह वीडियो स्क्रीन के सामने आई और डैनी को इशारा किया कि उसके आसपास के लोग विश्वसनीय नहीं हैं। यह सुनकर डैनी गुस्से में आ गया। उसे लगा कि मिसेस जिन फिर से उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक बकुटो अंदर आया और उसने डैनी को वहीं खड़ा देखा। बकुटो ने डैनी को वापस कमरे में ले जाकर छोड़ा। डैनी ने वहां कॉलिन को पाया और उसने उसे अपने सभी संदेह बता दिए। डैनी ने कहा, बकुटो के कमरे में एक चाकू था। जो खास बात थी, मैंने ये चाकू पहले भी देखा था। ये वही हथियार है जो हैंड में इस्तेमाल होता है। कॉलिन कुछ नहीं समझ पाई और चुप रह गई। तभी डैनी को सब कुछ अचानक समझ में आ गया। वह खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, तुम भी हैंड की सदस्य हो? कॉलिन ने कोशिश की डैनी को समझाने की कि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, सारे अपराध मिसेस जिन की वजह से हुए। लेकिन मिसेस जिन ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। कॉलिन जितना भी समझाने की कोशिश करती, डैनी सुनने के मूड में नहीं था। जब कॉलिन ने हाथ बढ़ाया, डैनी ने उसे धक्का दे दिया। उसका विश्वास टूट चुका था। यह सब उसके लिए एक जाल था। कॉलिन बार बार कहती रही कि वह सच में उसे प्यार करती है, लेकिन डैनी ने कहा, हैंड ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है। कॉलिन लगातार मिसेस जिन को दोष देती रही, लेकिन डैनी को लगा कि वह बस बहाने बना रही है और गुस्से में वहां से निकल गया। रात के समय डैनी चुपके से कंट्रोल रूम में घुसा। वहां उसने देखा कि कई सर्विलांस स्क्रीन लगी थी। डैनी ने समझा कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। गुस्से में उसने तुरंत सारे उपकरण तोड़ दिए। उसी समय बकुटो वहां आया। डैनी ने उससे क्रोधित होकर पूछा, क्या यह सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था? जब से तुम आए तब से लेकर यहां तक। बकुटो ने अब छिपने की कोशिश नहीं की और सब सच बता दिया। तुरंत बाद डैनी ने बकुटो पर हमला कर दिया। डैनी और बकुटो आमने सामने लड़ने लगे। बकुटो ने हथियार उठाया, लेकिन डैनी आसानी से उसे चकमा दे गया। आखिरकार बकुटो फिर भी डैनी को हरा नहीं सका।
इस शोर को सुनकर गार्ड्स तुरंत अलार्म बजाने लगे। डैनी ने जल्दी से वहां से भागने का निर्णय लिया और रास्ते में अपने वरिष्ठ साथी से मिल गया। दोनों एक सांकरी गलियारे में फंस गए। गलियारे के दोनों ओर गार्ड्स खड़े थे। गार्ड्स ने डैनी पर हमला किया, लेकिन डैनी ने छलांग लगाकर सभी को दूर फेंक दिया। जाने से पहले उसने एक और जोरदार किक मारी। उसका वरिष्ठ साथी भी उसकी नकल करते हुए गार्ड्स पर किक मारा। तभी सभी गार्ड्स एक साथ बाहर दौड़े। डैनी सीधे बड़े मुख्य द्वार की ओर भागा, लेकिन अचानक किसी ने उसके सामने छलांग लगाई। डैनी ने ध्यान से देखा और पहचाना, यह कॉलिन का पुराना छात्र था। डैनी हिचकिचा रहा था और उसे चोट पहुंचाने का मन नहीं था। तभी अचानक किसी ने उसकी कमर में चाकू मार दिया। डैनी का वरिष्ठ साथी उसे पकड़कर द्वार की ओर भागा, लेकिन दुर्भाग्यवश मुख्य द्वार बंद हो चुका था। जब दोनों को लगा कि अब कोई बच निकलने का रास्ता नहीं, डैनी ने अंतिम लड़ाई के लिए अपनी आयरन फिस्ट को बुलाने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह ताकत जुटा नहीं पाया। सभी गार्ड्स उन दोनों पर हमला करने लगे। बिना आयरन फिस्ट के डैनी की लड़ाई की क्षमता बहुत कम हो गई थी। उसका वरिष्ठ साथी भी लड़ाई में शामिल हुआ, लेकिन वे गार्ड्स द्वारा घेर लिए गए थे। इस बीच कंट्रोल रूम में एक सैनिक उत्साहित होकर लड़ाई देख रहा था। तभी अचानक कॉलिन पीछे से आई और उसे लकड़ी की छड़ी से बेहोश कर दिया। फिर उसने मुख्य द्वार खोल दिया। डैनी ने देखा कि द्वार खुल चुका है और तुरंत द्वार की ओर दौड़ा। डैनी की कमर पर जो घाव था उससे खून लगातार बह रहा था। उसने बगल की ओर देखा और पाया कि कॉलिन ने द्वार खोल दिया था। वह आगे बढ़कर उसे कुछ कहने वाला था, लेकिन तुरंत उसके वरिष्ठ साथी ने उसे पीछे खींच लिया। डैनी कमर में घायल था, लेकिन वह अस्पताल नहीं गया, बल्कि सीधे क्लेयर के पास गया। क्लेयर ने डैनी के घाव को मजबूती से दबाया। अगर उसने तुरंत रक्तस्राव नहीं रोका तो उसकी जान जा सकती थी। इसलिए उसने कुछ डरावना तरीका सोचा, स्टेपलर से घाव को टांके लगाना। सबसे पहले क्लेयर ने अल्कोहल से घाव को कीटाणु रहित किया। डैनी थोड़ा डर गया, लेकिन उसने दर्द को सहने की कोशिश की। क्लेयर ने कहा, बस थोड़ी देर और। डैनी जब ध्यान नहीं दे रहा था, क्लेयर ने 8 टांके लगाकर घाव को सींच दिया, जिससे डैनी दर्द से चिल्लाया। सौभाग्य से अब खून बहना रुक गया। क्लेयर ने घाव के बाहर की सफाई की और बैंडेज बांध दिया। डैनी ने इसे अस्थायी इलाज माना, लेकिन उसे आगे और दवा की आवश्यकता थी। डैनी ने क्लेयर को कॉलिन की धोखाधड़ी के बारे में बताया। जितना अधिक वह बात करता गया, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसकी भावनाएं धीरे धीरे काबू से बाहर होने लगीं। सौभाग्य से क्लेयर ने समय रहते उसे शांत किया। उस रात उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पिज्जा डिलीवरी करने वाली कोई और नहीं बल्कि कॉलिन थी। क्लेयर ने कॉलिन से पूछा कि क्या उसने डैनी को धोखा दिया। कॉलिन ने सिर हिलाकर हां कहा। क्लेयर को कुछ कहने का मन नहीं था, लेकिन कॉलिन ने डैनी से सीधे मिलने और सब कुछ स्पष्ट करने पर जोर दिया। तभी डैनी छत पर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा था। जैसे ही उसने कॉलिन को आते देखा, वह पीछे हट गया। अब वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। कॉलिन ने उसके घायल होने के बारे में पूछा, लेकिन डैनी ने ठंडे स्वर में कहा कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डैनी के शरीर पर घाव कॉलिन के गुरु की वजह से हुए थे, फिर भी वह लगातार उसकी रक्षा करने की कोशिश करती रही। डैनी को कॉलिन के साथ भ्रम महसूस हुआ, इसलिए उसने अब उससे ध्यान नहीं देना चाहा। कॉलिन ने फिर भी कहा कि वह संगठन के प्रति वफादार रहेगी और फिर वहां से चली गई। लेकिन वह डैनी के घावों को लेकर चिंतित थी, इसलिए वह अस्पताल गई और एक दोस्त से मदद मांगी। हालांकि डॉक्टर थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन अंततः उसने कॉलिन की अनुरोध पर सहमति दे दी। जैसे ही कॉलिन दवा लेने वाली थी, संगठन ने उसे खोज लिया। वे कॉलिन को उसके गुरु के पास वापस ले जाना चाहते थे। कॉलिन भागने की कोशिश की, लेकिन उसे रोका गया। एक महिला ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि व्यर्थ में विरोध न करें। फिर उसे संगठन के पास ले जाकर कुर्सी से बांध दिया गया। बकूटो वहां प्रकट हुआ, यह जानकर कि कॉलिन डैनी के लिए दवा ले रही थी। वह गुस्से में था, सोचते हुए कि उसकी अच्छी छात्रा ने उसे धोखा दिया। उसने अपने अधीनस्थों को कोमल मौत देने का आदेश दिया। 2 पुरुष कॉलिन को एक कमरे में लेकर गए, जिससे वह इतनी डर गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जो महिला उसके साथ थी वह कॉलिन के पास आई और उसे चौंका दिया, तो कॉलिन ने उसे जोर से मारा। महिला ने अपनी नाक पकड़ी और दर्द से चिल्लाई। कॉलिन ने आईने में देखा और पाया कि उसकी नाक मुड़ी हुई थी। इस मौके का फायदा उठाकर कॉलिन ने रस्सी खोली और उन पर हमला किया। कॉलिन ने आदमी का हाथ पकड़कर तुरंत तोड़ दिया। स्पष्ट था कि अन्य 2 उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थे। कुछ ही चालों में कॉलिन ने उन्हें पराजित कर दिया। फिर वह जल्दी से भाग निकली। उसी समय बाहर सघन निगरानी में छुपा डैनी ने उसे देखा। वह तुरंत उसका पीछा करने लगा। कॉलिन ने मौका पाकर अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाया। यह देखकर डैनी पर हमला कर दिया। डैनी ने तेजी से चालाकी से बचाव किया, लेकिन कॉलिन लगातार उस पर हमला करती रही। डैनी ने समझाने की कोशिश की कि उसने उसे कभी चोट पहुंचाने का इरादा नहीं रखा। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। उसकी वर्तमान स्थिति देखकर डैनी ने अब उसे कोई दोष नहीं दिया। इसके बाद कॉलिन ने हथियार नीचे रखा
और दोनों ने गहरे गले मिलकर एक दूसरे को सहारा दिया। फिर डैनी ने कॉलिन को अपने वरिष्ठ साथी से मिलने ले गया। दावोस ने कॉलिन की पहचान जान ली और उसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। उसे लगा कि डैनी प्यार में अंधा हो गया है। दावोस और कॉलिन के बीच तनावपूर्ण टकराव हुआ और लगभग लड़ाई हो ही जाती, लेकिन डैनी ने समय रहते उन दोनों को रोका। एक ओर था उसका वरिष्ठ, दूसरी ओर उसकी प्रेमिका। इससे डैनी मुश्किल स्थिति में पड़ गया। कॉलिन लगातार डैनी के वरिष्ठ पर हमला करती रही, लेकिन डैनी ने समय रहते उसे रोक दिया। आखिरकार दावोस गुस्से में वहां से चला गया। डैनी ने कॉलिन को अपने कमरे में ले जाकर अस्थायी रूप से छिपा दिया, जब तक कि वह बकूटो से निपट ले। तभी डैनी का फोन बजा और दूसरी तरफ वार्ड परिवार था। पता चला कि उन्हें बकूटो ने अपहरण कर लिया था। बकूटो ने डैनी को सिर्फ अकेले आने का आदेश दिया और जो को धमकाने के लिए एक गोली भी मारी। डैनी जानता था कि दूसरी पार्टी मजाक नहीं कर रही, इसलिए वह तैयार हुआ और निकल पड़ा। दावोस ने डैनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन डैनी अब कुछ नहीं सोच रहा था। उसे अपने परिवार को बचाना ही था। बकूटो के बेस में वह किसी पर हमला करने के लिए चाकू उठाता है, लेकिन डैनी अचानक दौड़कर अंदर आ गया। बकूटो ने अपने अधीनस्थों को डैनी को हथकड़ी लगाने का आदेश दिया ताकि वह और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। सभी को एलिवेटर में ले जाया गया और जाने की तैयारी की गई। जैसे ही वे हॉलवे में पहुंचे, सामने खड़े गार्ड्स ने रास्ता खोल दिया और डैनी बीच में घेर लिया गया। इस समय डैनी ने अपनी आयरन फिस्ट बुलाई और हथकड़ी तोड़ दी। डैनी ने बकूटो पर हमला करने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय आयरन फिस्ट अचानक गायब हो गया। तभी वरिष्ठ साथी सामने आया और प्लम आकार की डार्ट्स फेंककर गार्ड्स को नीचे गिरा दिया। दावोस और कॉलिन ने भी गार्ड्स पर हमला किया। अजीब बात यह थी कि गार्ड्स के पास स्पष्ट रूप से हथियार थे, लेकिन उन्होंने उनका इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद डैनी और बकूटो के बीच लड़ाई शुरू हुई। बकूटो सच में कॉलिन के शिक्षक के योग्य था, इसलिए वह डैनी के बराबर लड़ सकता था। बकूटो ने चाकू से वार किया, लेकिन डैनी ने अपने हाथ से ब्लेड को रोक लिया। कॉलिन भी डैनी की नकल करना चाहती थी, लेकिन वह ब्लॉक नहीं कर सकी और घायल हो गई। इसलिए उसे गार्ड्स को अपने पैर से मारकर उनके नियंत्रण से बचना पड़ा। सभी दुश्मन परास्त हो गए और अब सिर्फ बकूटो बचा था। बकूटो घबराकर खड़ा हुआ और देखा कि उसके सभी अधीनस्थ संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे। बकूटो जल्दी से भागने लगा, लेकिन डैनी ने तेजी से उसका पीछा किया। कई सड़कों के बीच पीछा करने के बाद बकूटो थक गया और अब भागने का इरादा नहीं रखता था। डैनी और बाकी लोग उसे मारने के लिए सीधा हमला नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने सोचा कि कॉलिन को अपने गुरु से एक एक करके निपटना चाहिए। यह मामला दोनों के बीच सुलझाना था। दोनों कई राउंड तक लड़े, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला, जिससे डैनी चिंतित हुआ और मदद के लिए दौड़ने वाला था, लेकिन दावोस ने उसे रोक दिया। सौभाग्य से आखिरकार कॉलिन ने बकूटो को पेट में छुरा मार दिया, जिससे वह गिर पड़ा। लेकिन गिरने के बाद भी बकूटो गालियां देता रहा। दावोस ने और सहन नहीं किया तो वह दौड़कर बकूटो को चाकू से मार डाला और मामला समाप्त कर दिया। फिल्म यहीं समाप्त होती है। अलविदा और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।